भाई हम तो भारतीय रहे ही नहीं, हमारी आंख खुली तो हम भारतीय रहे ही नहीं, क्योंकि मुसलमान होना भारत में सबसे बड़ा गुनाह है। ये कभी गोबर पे काटे, कभी किसी पे काटे, मतलब हर बात पे मुसलमानों को और दलितों को मारा पीटा जा सके। डिजिटल भारत क्या डिजिटल करा? आप खुद देखिए, आप खुद मीडिया पर देखते होंगे, सन 2014 पे के बाद सिर्फ गाय गोबर मूत्र पे हो रहा है, सिर्फ इसी पे पॉलिटिक्स चल रही है। आमिर खान साहब हैं, एक्टर्स हैं, शाहरुख खान साहब हैं, सलमान साहब हैं, क्या ये जो बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम हैं, इन लोगों की तरफ से कोई सपोर्ट मिली आप लोगों को? वो चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो सलमान खान हो, ये सारे हुकूमत के चाटुकार हैं और हुकूमत से के चाटते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं, सब बिके हुए हैं। जैसे भारतीय मीडिया जो है इस वक्त आईटी सेल की रखेल है, इसी तरह ये भी है, ये सिर्फ सारे चाटुकार हैं, ये अपने बैंक बैलेंस भरते हैं। आमिर खान को देखिए कि चाइना का दर्द आ रहा था कि चाइना वासियों में तुम्हारे साथ हूं, जिस वक्त आमिर खान को चाइना का दर्द आ रहा था उस वक्त दिल्ली में हजारों मुसलमानों को मारा जा रहा था। 99% जो ये मीडिया है ये पूरा आईटी सेल है जो खरीद रखा है अंबानी और अदानी ने। तब इन्होंने जर्नलिज्म को बदनाम कर दिया, ये बोलने नहीं देते, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं, और ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं। 50 गुंडे आरएसएस के आते हैं और एक दलित को मार के चले जाते हैं, एक मुसलमान को मार के चले जाते हैं। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि काफी अरसे से भारत के अंदर एनआरसी और सीएए का इशू चल रहा है, उसके हवाले से प्रोटेस्ट भी होता रहा है और मुख्तलिफ आवाजें हम लोग भारत से सुनते रहे। भारत की हुकूमत का ये मौकिफ रहा है कि ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं ये भारत के फायदे के लिए है, भारत की आवाम के फायदे के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हमने भारत से ऐसी आवाजें भी सुनी जिनका ये कहना था कि जो सीएए है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, या एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, ये माइनॉरिटीज के खिलाफ इस्तेमाल होगा, खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। इस हवाले से एक आवाज हम सोशल मीडिया पे अक्सर हम सुनते रहे, दिल्ली से ही उनका ताल्लुक है, आयमन रिजवी साहिबा, वो आज मेरे साथ मौजूद हैं। उनकी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे भी देखी होंगी, मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी वो आती रही। आयमन, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। जी, अस्सलाम वालेकुम अतर भाई, और मैं तमाम पाकिस्तानियों को सलाम करना चाहूंगी और भारत के वो लोगों के लिए जय भीम, जय संविधान कहना चाहूंगी। ठीक है। अच्छा अयमन, आप इस वक्त दिल्ली में हैं और सबसे पहले जो सीएए और एनआरसी के हवाले से प्रोटेस्ट हुआ वहीं से शुरू हुआ, जिस एरिया में आप रहती हैं। तो थोड़ा सा तो ये बताएं कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया क्यों? मोदी जी की हुकूमत तो ये कहती है कि ये तो आप लोगों के भले के लिए कानून लाया गया। नहीं अथर भाई, अगर आप देखें 13 दिसंबर की बात है 1919 की, कि जामिया से स्टूडेंट्स ने एक छोटा सा प्रोटेस्ट स्टार्ट किया जब ये सीएए लेकर आए थे। तो इन्होंने कहा था कि जो जितने भी मुसलमान माइनॉरिटीज हैं उनको हम इस बिल में शामिल नहीं करेंगे। संशोधन कर दिया गया बिल और कहा गया कि मुसलमान जो है पेपर दिखाएंगे जब वो इंडिया में रहेंगे। तो आप एक बात बताइए, जिस भारत को बचाने में सबसे ज्यादा योगदान मुसलमानों का रहा और वो हमें कहें कि हम बिल से निकाल दिए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है हम प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट हमारा इख्तियार है। तो जामिया में वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, बड़ा सिंपली चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हुकूमत ने अंदर ही अंदर खिचड़ी बनाई और 15 दिसंबर में जामिया में सीधा इन लोगों ने ऐसा हमला करा, पुलिस द्वारा करा गया, आर्मी द्वारा लाई। अब नहीं मालूम वो आर्मी फर्जी थी या इन्होंने ओरिजिनल थी, नहीं पता, लेकिन आप यकीन करिए अथर भाई, इस तरह इन्होंने जामिया के स्टूडेंट्स को कूटा और मारा कि जैसे मतलब पता नहीं आतंकवादी है या तो ये आतंकवादी थे या हम आतंकवादी है, वहां के जो लोग थे। और इतना टीयर शेल छोड़ा गया कि 3 दिन तक बिल्कुल यहाँ पर ऐसी फीलिंग थी, यहाँ की कम्युनिटी को भी ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हम अफगानिस्तान में हो। और उसके बावजूद जो था ये एक सिंपली सा प्रोटेस्ट था, एक एहतजाज था, ये पूरा का पूरा फिर ये मूवमेंट बन गया। उसके बाद कुछ दिन बाद ये शाहीन बाग पे औरतें जाकर बैठना शुरू हो गई, जब सबको पता चला कि ये बिल आखिर है क्या। जब सबको पता चला, जामिया से पता चला कि भाई हम तो भारतीय रहे ही नहीं, हमारी आंख खुली तो हम भारतीय रहे ही नहीं। तो उसके बावजूद फिर जो ये तहरीक शुरू हुई, तो आप यकीन करिए अथर भाई, पूरे भारत में 350 जगह प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, हर 2 किलोमीटर पे एक प्रोटेस्ट स्टार्ट था। इवन दिल्ली में 27 जगह ये स्टार्ट था, 25 जगह जाकर मैंने स्पीच दी। अच्छा, मैं आपसे यहाँ से ये पूछना चाहूंगा कि ये जो कानून है एनआरसी का, आप क्या समझती हैं इसके जरिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इंडिया में? नहीं, ये मुसलमानों को चुग्गा बना के यूज करा गया, क्योंकि मुसलमान होना भारत में सबसे बड़ा गुनाह है। भारत में क्या इस वक्त तो अथर भाई आप देखिए, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है कि आप मुसलमान हैं। हर जगह आपको आतंकवाद के नाम पे मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। वो अलग बात है कि सारी कंट्रीज भी आतंकवाद हो रही है। जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। वो अलग बात है कि सारी कंट्रीज भी आप ही की बर्बाद हो रही हैं, लेकिन कट भी मुसलमान ही रहे हैं।
तो ये इन्होंने हमें चुग्गा बना के यूज करा ताकि हमारे पीछे जो है वो 20 करोड़ दलित आ जाएं, आदिवासी आ जाएं, SC ST OBC आ जाएं। आप इनकी चालाकी देखिए सरकार की, अगर इनको इस बिल में शामिल नहीं करना था तो सिर्फ ये कहते ना 35 करोड़ लोग पेपर दिखाएं, लेकिन ये पूरे भारत से पेपर मांग रहे थे। और मुसलमान तो फिर भी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन दलित तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता। तो यानी सीधे सीधे 20 करोड़ जो दलित थे उनके पास कोई पेपर नहीं थे। भारत में इस वक्त 8.5 करोड़ जो हैं वो आदिवासी हैं, आदिवासियों के पास कोई पेपर नहीं होता। 1.5-2 करोड़ जो लोग हैं खाना बदोश हैं, उनके पास पेपर नहीं होता। तो ये पूरा वोटर बैंक से निकालने की तैयारी थी। तो इनका ये प्लान था कि 95 करोड़ जो है हम भारतीयों को वोटर बैंक से काट दें और ये हमसे कोई सवाल ना करें, ये वोट ही ना डालें। हम जो है बीजेपी जो है वो सारी जिंदगी हमारे सीने पे मूंग दलती रहे, हमारे पे जुल्म करती रहे, कभी मॉब लिंचिंग पे हमें काटे, कभी गोबर पे काटे, कभी किसी पे काटे, मतलब हर बात पे मुसलमानों को और दलितों को मारा पीटा जा सके। ठीक है। अच्छा, आप कमाल की बात देखिए आपने जो प्रोटेस्ट चल रहा था CAA, अगर आप इसमें आपने देखा हो तो इसमें जितने भी प्रोटेस्ट चल रहे थे सब जगह जो था भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें थी, महात्मा गांधी की तस्वीरें थी, फ्रीडम फाइटर की तस्वीरें थी, इवन हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन थे, भारत का संविधान था, सबके पास वो था। और भारत की तारीख में आज तक संविधान इतना सेल नहीं हुआ जितना सन 2019 में सेल हुआ। कुछ लोगों ने तो इसलिए पढ़ा कि आखिर ये है क्या, पढ़ तो लें, और कुछ लोगों ने इस डर से लिया कि शायद ये आखिरी कॉपी हो, अब तो ये सरकार खत्म कर देगी तो उसको गले से लगा लें, कभी इसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है। अब आप बताइए, जो मुल्क होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वहां के लिए पवित्र किताब होता है। जिस संशोधन की ये बात कर रहे हैं, जिस कानून की ये बात कर रहे हैं, जो हम इस बिल पे बैठे हुए थे कि आपने हमारे साथ ज्यादती करी, इन्होंने वहीं के लोगों को उठा के UAPA लगाया। यानी जिस संविधान को बचाने की हम बात कर रहे हैं उसी संविधान के उल्लंघन में इन्होंने हमारे पे UAPA लगाया, NSA लगाया और लोगों को, मुसलमानों को बिल्कुल आपके ऊपर मुकदमे कायम किए गए। लेकिन देखें, अब जो भारत की सोसाइटी है, बड़ी सोसाइटी है, वहां पे बहुत सारी आवाजें हैं, लोग आवाज उठाते हैं। आमिर खान साहब हैं, एक्टर्स हैं, शाहरुख खान साहब हैं, सलमान साहब हैं, क्या ये जो बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम हैं, इन लोगों की तरफ से कोई सपोर्ट मिली आप लोगों को? सर ये तो सारे के सारे जो हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर जो हैं, ये सारे हुकूमत के तलवे ये चाटुकार हैं सारे, चाहे वो अमिताभ हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो सलमान खान हो, ये सारे हुकूमत के चाटुकार हैं और हुकूमत से के चाटते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनको तो रॉयल्टी मिलती रहती है। जरा सा जनगण पढ़ लिया करोड़ों ले गए, जरा सा ऐड बना दिया करोड़ों ले गए। आमिर खान को देखिए कि चाइना का दर्द आ रहा था कि चाइना वासियों में तुम्हारे साथ हूं। जिस वक्त आमिर खान को चाइना का दर्द आ रहा था उस वक्त दिल्ली में हजारों मुसलमानों को मारा जा रहा था। उसको नजर नहीं आया दिल्ली में दंगे जो प्री प्लान करे गए थे, हजारों मुसलमानों को दिल्ली में मारा गया, 5,000 मकान जलाए थे अथर भाई, 5,000, 10,000 से ऊपर का आंकड़ा है जो मुसलमानों को मारा गया था, और ये 50-50 कर रहे हैं। ठीक, तो ये अच्छा पेडी हैं, सब बिके हुए हैं। जैसे भारतीय मीडिया जो है इस वक्त IT सेल की रखेल है, इसी तरह ये भी है, ये सारे चाटुकार हैं, ये अपने बैंक बैलेंस भरते हैं। अच्छा, ये आवाम से कोई मतलब नहीं है। ठीक। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि इंडियन हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, उनका मौकिफ ये है कि हमारे यहाँ जो इन्फिल्ट्रेशन होती थी आसाम के थ्रू, बंगाल से लोग आ जाते थे, उसको रोकने के लिए ये कानून लाया गया है। इन्फिल्ट्रेशन की वजह से मुसलमानों को या दलित्स को टारगेट नहीं किया जा रहा। सर ये तो झूठ बोलते हैं अथर भाई, झूठ बोलते हैं। इन्होंने जब 3.5-4 साल पहले आसाम से शुरू करा था तो ये होमवर्क तो करके नहीं आते, सारे जाहिल हैं, व्हाट्सएप एजेंडा चलाते हैं। तो इन्होंने ये सोचा था कि हम सारे के सारे मुसलमानों को बाहर कर देंगे, लेकिन जब इन्होंने लिस्टिंग करी तो इनके हाथों से तोते उड़ गए। 20 लाख में से 16 लाख नॉन मुस्लिम थे, और जिसमें से 7.5 लाख जो थे वो आदिवासी थे, वो सारे के सारे नॉन मुस्लिम थे, वो बाहर हो गए। अब ये दोनों परेशान कि अब हम क्या करें। अब ये नई छलनी लेकर आए जिसका नाम रखा है इन्होंने NCR। CA तो ले आए थे, ये NCR लाए थे, CA लेकर आए। CA में इन्होंने कहा कि नहीं हम मुसलमानों को बिल में शामिल ही नहीं करते। पहले इन्होंने NRC लगाई थी आसाम में, फिर ये CA लेकर आए। अब एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं हम घुसपैठिए पकड़ रहे थे, हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे। अगर जब हम यहाँ बाई बर्थ भारत में हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 35-36 साल की हूँ, तो या हमें मुसलमानों को 80-80 साल के बुढ़ों को नहीं कह रहे भारतीय हैं। इवन वो जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं उन तक को नहीं कह रहे, उनके खानदान वालों को नहीं कह रहे कि वो भारतीय हैं। तो आप ये देखिए, अरे कश्मीर में क्या कह रहे हैं कि डोमिसाइल बना रहे हैं कि जो कोई 15 साल से भी कश्मीर में है वो कश्मीरी हो गया। यानी हम भारत में बाई बर्थ हैं, 100 साल से हमारे कुंड में, तो हम भारतीय नहीं है, लेकिन कश्मीर में कोई 15 साल से भी है तो उसको डोमिसाइल बना कर दे रहे हैं। ये सारे इनकी स्ट्रैटेजी चल रही है। ठीक। अच्छा, दूसरा ये है कि
अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी वहां से, अगर उनका ये मौकिफ है तो, लेकिन वो कोई बॉर्डर, खुला हुआ बॉर्डर तो नहीं है वहां पे, तो यकीनन भारत की फौज होगी। तो वहां से ये इल्जाम लगाना कि लोग अंदर आ रहे थे, तो मेरे ख्याल में इसमें किसी हद तक तो क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये जो उनका दावा है ये सच नहीं है। तो अथर भाई सवाल कौन करेगा भाई? ये सीधा सीधा हमारी आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, हमारी आर्मी को बदनाम कर रहे हैं। आप इंडिया को बदनाम कर रहे हैं। हम क्या आर्मी से कह रहे थे जरा साइड में हो ना, हम भारत में घुसेंगे? बताइए आप। इंडियन आर्मी मरती है, खपती है, सीना इनका 56 इंच का होता है। तो ये सारे फर्जीवाड़े करते हैं। सवाल जो भी करता है इनसे, हुकूमत से, सन 2014 से इन्होंने भारत की ऐसी ऐसी की तैसी कर रखी है। जो भी इनसे सवाल करेगा उस पर यूएपी लगा देते हैं, एनएसए लगा दे, चाहे वो डॉक्टर खालिद कफील हो, चाहे वो खालिद सैफी भाई हो, चाहे वो मीरान हैदर हो, बहुत सारे हैं, नॉन मुस्लिम भी है, चाहे वो जेएनयू के स्टूडेंट हो, चाहे वो जामिया के स्टूडेंट हो, कोई भी हो, सबको यूएपीए लगाकर ये जेल में डाल देते हैं। मैं आपसे यही पूछना ये हर आवाज को दबाना चाहते हैं। जो भी आवाज सच के लिए खड़ी होगी, जो भी आवाज भारत के लिए खड़ी होगी, ये उसको दबा देंगे। क्योंकि आपको तो पता है आरएस का एजेंडा क्या है। ये तो गॉडसे वाले हैं। भारत का पहला आतंकवादी गॉडसे था, जिसने हमारे महात्मा गांधी को मारा था। जिस तरह आप यहाँ कायदे आजम को आप मानते हैं, इसी तरह हम लोग भी महात्मा गांधी को अपना बापू मानते हैं, राष्ट्रपिता मानते हैं। तो जिसने उनको कत्ल करा उसको तो ये कहते हैं कि वो हमारा रोल मॉडल है। सावरकर को रोल मॉडल कहते हैं। सावरकर जो भारत का सबसे बड़ा गद्दार था, अंग्रेजों का चमचा था, सारी मुखबिरी करता था, तो वो इनके रोल मॉडल है। इनके यहाँ ये आलम है आरएसएस में कि जो भी बीजेपी में आता है, पहले वो हमारे जो महात्मा गांधी है उनके स्टैचू पे गोली मारता है, प्रैक्टिस करता है इनकी सारी साधवी। तो उनको तो ये नहीं कहते आतंकवाद। दिल्ली में रहती हैं, कोई रिमोट एरिया में भी नहीं रहती, बड़ा शहर है दिल्ली, वहां पे तो मीडिया भी बहुत ज्यादा है। तो भारतीय मीडिया तो यकीनन इन चीजों को उठाता होगा, आप लोगों को सपोर्ट करता होगा जो आप लोगों के मसाइल हैं। भाई जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हमें सपोर्ट नहीं करता है। सिर्फ एक रवीश कुमार साहब का चैनल है जो सच दिखाता है। कभी कभी वो भी डिप्लोमेट हो जाते हैं क्योंकि चैनल का है, लेकिन 99% जो ये मीडिया है ये पूरा आईटी सेल है जो खरीद रखा है अंबानी और अदानी ने, ये चला रहे हैं। ये सारा अपना प्रमोशन करते हैं, जो गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं। चाहे वो आप इनको देख ले, अंजना ओम कश्यप हो, चाहे वो रूबी का लियाकत हो। मतलब इन्होंने जर्नलिज्म को बदनाम कर दिया। ये बोलने नहीं देते, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं। आप कह रही हैं कि आपको आरएसएस की तरफ से भी जो धमकियां मिलती हैं, दूसरे लोग भी तंग करते हैं, तो अब क्या इन धमकियों के बाद आपने बाहर निकलना कम कर दिया, एहतजाज में जाना कम कर दिया, कि अभी भी आप जा रही हैं? नहीं अथर भाई, मुझे तो लगातार जब से मेरी वीडियो वायरल हुई, जब से मैं जंतर मंतर पे जाती थी, सब जगह जाती थी, और मैंने ज्यादा कर दिया। क्योंकि मेरा एक ही फंडा है कि मैं सुप्रीम खुदा से डरती हूँ, मैं ऊपर वाले से डरती हूँ। अगर मेरा वहां से कट गया बनामा के भाई ये चली जाएगी, ऊपर मेरा प्लॉट अलॉट हो गया जन्नत में या दोजख में या कहीं भी, तो मैं जाऊंगी। अदरवाइज मैं जमीनी खुदाओं से नहीं डरती। कब कहा, अगर मैं 7 तालों में भी छुपूंगी, मेरी मौत है तो मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं डरती। मैं तो कहती हूँ डर के आगे जीत है। मैं तो और आके और ज्यादा आगे आके हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती हूँ। आज भारत में दलितों का मुद्दा मैं उठाती हूँ। जो भी बंदा उठता है, कोई भी जुल्म उठता, सबसे पहले एमन रिजवी वीडियो बनाकर, बाइट बनाकर, लाइव आकर सब कुछ बताती है, सबको अवेयर करती है। ठीक। अच्छा, आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा। दलित के बारे में आपने कहा कि उनके भी वहां पे काफी मसाइल हैं, लेकिन जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो खुद एक दलित थे जिन्होंने लिखा था भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही तो इनको आग है आरएसएस वालों को। जो मुट्ठी भर ब्राह्मण है, मैं ये नहीं कहते सारे ब्राह्मण गलत है, लेकिन जो मुट्ठी भर ब्राह्मण है उनका टेरर है। तो ये नहीं चाहते कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी दलित ने लिखा हो, तो ये उसको चेंज करना चाहते हैं। इसीलिए उनको बताइए, भीमटे कहते हैं, भीमटे उनको गाली देते हैं, यानी भीमराव अंबेडकर को गाली देते हैं। यूपी में इस वक्त ये हाल है कि जितने पार्कों में बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं, जो इनके आइडियल है, उनकी जो प्रतिमाएं लगी हुई, स्टैचू लगे हुए, उनको तोड़ा जा रहा है, शहीद करा जा रहा है। और कल की बात देखिए अथर भाई, महाराष्ट्र में अंबेडकर साहब के मकान के साथ तोड़फोड़ करी गई। तो आप खुद देखिए, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा वो भारत में सेफ नहीं है, तो हम मानने वाले कैसे सेफ होंगे वहां पर? और जिस कॉन्स्टिट्यूशन पे हम चलते हैं, जिसको हम मानते हैं, उसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा रखी है। जो कहे हम अंबेडकर वाले हैं, हम संविधान बचाने निकले हैं, हम इंसानियत बचाने निकले हैं, उसको पकड़ पकड़ के ये जेल में डाल देते हैं। और ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं, 50 गुंडे आरएसएस के आते हैं और एक दलित को मार के चले जाते हैं, एक मुसलमान को मार के चले जाते हैं। तो भारत में तो मॉब लिंचिंग का फाउंडर यही है। भारत में आज से पहले मॉब लिंचिंग होती ही नहीं थी। 2014 में मॉब लिंचिंग हुई है। डिजिटल भारत, डिजिटल भारत, क्या डिजिटल करा? आप खुद देखिए, आप खुद मीडिया पर देखते होंगे, सन 2014 पे के बाद सिर्फ गाय गोबर मूत्र पे हो रहा है, सिर्फ इसी पे पॉलिटिक्स चल रही है। और मोदी को ऐसा बना के दिखा देते तो भगवान, कहाँ के भगवान है आप? हम क्या फिर यहाँ पर भारतीय, जो हमने कुछ नहीं करा, सब कुछ आपने करा?
और फिर आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो होता आतंकवादी होता। अगर हम कहें भैया मोदी हमारी सुन, पकड़ के जेल में, आप हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते। डेवलपमेंट आप नहीं देते, एजुकेशन आपने नहीं देते, सारा जीडीपी आपने जीरो कर दी, कोई फंडिंग, सारा काम करते ट्विटर पे करते, 80 करोड़ फैमिली को खाना खिला दिया। इतने जाहिल हैं कि भारत की कुल आबादी 137 करोड़ है और ये ट्वीट कर रहे हैं कि हमने भारत वालों ने 180 करोड़ फैमिली को खाना खिला दिया। कोई पढ़ा लिखा हो तो 180 करोड़ को 4 से मल्टीप्लाई करे, 4 से मल्टीप्लाई करो तब भी 320 करोड़ आता है। तो क्या तुमने पाकिस्तानियों को, नेपाल को, चाइना को, सबको खाना खिला दिया? तो इनके आंकड़े इतने गलत होते। एक ही सवाल बीजेपी के 6 लोगों से करिए, 6 आंसर आएंगे। अयमन रिजवी साहिबा, आपने दिल्ली से हमें ज्वाइन किया और आप हमें वहां के हालात बता रही थी। सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इंसानों के लिए आवाज उठाती हैं, इंसानियत के लिए आवाज उठाती हैं और अच्छा काम करती हैं। कोई भी शख्स हो, कहीं पे भी हो, किसी के खिलाफ भी जुल्म हो, चाहे वो मुसलमान के खिलाफ हो, हिंदू के खिलाफ हो, सिख के खिलाफ हो, क्रिश्चियन के खिलाफ हो, हम सबको उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए, इसलिए कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो यूनिवर्सल हैं। सो अयमन रिजवी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।